ये सफ़र जो है 15 साल का आलम बीबी स्कूल का किस तरह रहा? मुझे इस बात का ज़रूर एतराफ़ करना है कि इस पूरी जर्नी में मैंने जो भी किया, मैंने जो भी सीखा या मुझे जितनी हिम्मत मिली वो सब अल्लाह ताला ने दी। बुनियादी तौर पे आपकी शख्सियत में क्या तब्दीलियाँ आई? ये जो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत वाला काम है ना, इसके अंदर शुक्र आता है आपके अंदर। हम आपके ख्याल में हमारा तालीमी निज़ाम किसी बच्चे को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बनाता? दरसगाह एक जगह थी तालीम और तरबियत की, वो तरबियत निकल गई उसमें से। क्या इंग्लिश हमारे निसाब में होने से तालीमी निज़ाम को संवार रही है या बिगाड़ रही है? ज़ुबान के तौर पे इंग्लिश को नहीं लेते, हम इसको स्टेटस के तौर पे लेते हैं, हम इसको जहानत के म्यार के तौर पे लेते हैं। अब ये कदम उठाना चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान जो है उसके ऊपर फ़ख्र करें, उसको तरवीज दें और बाकी जो ज़ुबानें उनको एज ए लैंग्वेज पढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नई इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ एक फ़रिश्ता सिफ़त खातून मौजूद हैं। आपने चैरिटी वर्क का आगाज़ आज से 15 साल पहले किया। आपने आलम बीबी स्कूल के नाम से एक इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी और उसमें 60 बच्चों को फ्री तालीम देने का इरादा किया और आज ये तादाद 600 हो चुकी है। आपने सैकड़ों लोगों को ग्रेजुएट किया और सैकड़ों लोगों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स भी थीं। आप बेशुमार ख़ानदानों का सहारा हैं। आप एक पोएट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और इसके साथ साथ एक मायनाज़ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस फ़रा देबा से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैम, मैं शुरुआत लेना चाहूँगा आज से 15 साल पहले से, जब आपने बुनियाद रखी आलम बीबी स्कूल की, जिसमें आपने 60 बच्चों को सबसे पहले लिया और बिल्कुल थोरली जो है आपने इसको सोशल वर्क के तौर पे लिया, चैरिटी के तौर पे लिया और आज 15 साल बाद ये तादाद 600 तक पहुंच चुकी है और ये बच्चे बिल्कुल जो है फ्री यहाँ से ग्रेजुएट होके गए हैं आपके स्कूल से और उसके बाद आपने उन्हें स्कॉलरशिप्स भी दी मुख्तलिफ़ फील्ड्स में। आप पोइट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, तो ये सफ़र जो है 15 साल का आलम बीबी स्कूल का किस तरह रहा? और इसके साथ मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में भी इसमें थोड़ा सा जिक्र कर दें। बहुत शुक्रिया शुएब कि आप आज आलम बीबी स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। आलम बीबी स्कूल 2005 में शुरू किया था मैंने, लेकिन ये मेरा प्लान नहीं था। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये अल्लाह ताला का प्लान था कि ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया जाए और उसकी जो रज़ा होती है, उसकी जो मंसूबाबंदी होती है, वही हमारी ज़िंदगी में चलती है। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपनी आदत की वजह से लाहौर के मुख्तलिफ़ हिस्से, जो कि पोश इलाके के साथ आपको पता है छोटी आबादियाँ होती हैं, वहाँ रहने वाले बच्चों को चाहा कि जाके मिलूँ और देखूँ कि वो कैसे दिन गुजारते हैं और उनकी ज़िंदगी कैसी है। तो मैंने एक नक्शा लिया लाहौर का, जगह माँ की, और रोज़ फिर मैं एक नई जगह पे जाके बच्चों से मिलती और बात करती थी। और फिर आप कोई चीज़ जब करना शुरू करते हैं तो आप उसको सीखना भी शुरू करते हैं, इसलिए कि आपके जहन में जो ख़याल है वो जब अमली दुनिया में आता है तो अमली दुनिया जैसी होती है, वो उसमें कंट्रीब्यूट करती है उसको मज़ीद निखारने के लिए, मज़ीद बेहतर करने के लिए। तो मुझे एहसास हुआ कि अगर आप किसी से मिलने जाते हैं, किसी का आपने वक्त लेना है, बातचीत करनी है, तो उसके लिए कुछ तोहफ़ा भी लेके जाएं। तो फिर मैं कैंडीज़ और बिस्किट्स रखती थी अपने साथ ताकि बच्चे मेरे साथ बातचीत करें तो उनको कोई इनाम भी उसका मिले। ये रूटीन चल रही थी। तो मैं कोट लाखपत पहुंची जिस दिन 2005 में। कोट लाखपत का जो कच्चा जेल रोड है वो ना सिर्फ नाम के हिसाब से कच्चा जेल रोड था, बल्कि वो कच्चा ही था। उस पे रेड़ियाँ और ट्रालियाँ ही रेत, मिट्टी, ईंटें लेके जाती थी और जब बारिश होती थी तो उस पे चलना पैदल बिल्कुल नामुमकिन होता था। तो वहाँ मैंने किसी ने 40 क्वार्टर बना के मुश्तरका सहन के साथ लोगों को किराए पे दिया हुआ था और उस सहन के अंदर एक बड़ा सा दरख्त था। तो मैं जब वहाँ पहुँची तो मैंने बच्चों को इकट्ठा किया, वहीं बैठ के हम बातें करना शुरू हो गए। आप हैरान होंगे कि हम लोग जब अपनी ज़िंदगी से या अपने कंफर्ट जोन से निकल के कहीं भी जाते हैं तो हमारे ऊपर ऐसी हकीकतें आश्कार होती हैं, हमें ऐसी कैफियत मिलती हैं कि जो हमारे गुमान में भी नहीं होती। तो बच्चे थोड़ी देर के बाद ना मेरे वो बैग जिसमें कैंडीज़ और बिस्किट्स हैं ना, उसको देखना शुरू हो गए।
तो मैंने कहा कि ये आपके लिए हैं, लेकिन पहले आप मुझसे बातें करें, फिर मैं जाते हुए आपको दूंगी। मेरे जहन में यही था, जैसे छोटे जहन होते हैं कि ये इनको भी दे दी तो ये भाग जाएंगे, तो मैं फिर कैसे इनसे बातें करूँगी। और मेरा कुछ जगहों पे जाके बच्चों से मिल के बातें करके खुद इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो गई थी। तो उनमें से एक बच्चे ने कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये पेपर पेंसिल चाहिए जिस पे आप लिख रही हैं, मैंने लिखना है। तो वो एक मोमेंट जिसमें इतनी ज़्यादा कम वसाइल वाला बच्चा कैंडीज बिस्किट सामने पड़े नहीं ले रहा, लेकिन मैं लिख रही हूँ तो वो कह रहा है कि मुझे ये चाहिए। तो आप ये देखें कि उसके अंदर कितना ज़्यादा इसके लिए शौक़ और ख्वाहिश है। मुझे तो नहीं पता था कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सोशल वर्क करते हैं। आप अपने घरों में तरबियत के दौरान तो सीखते हैं कि आपने बाकी लोगों का ख्याल रखना है, लेकिन सोशल वर्क और चैरिटी के हवाले से कुछ भी नहीं था। और मैंने कभी इसको अपने करियर में प्लेस भी इस तरह नहीं किया था। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पोस्ट आलम बीबी और बिफोर आलम बीबी ये दो इंसान थे। तो आलम बीबी के बाद एक और इंसान, एक और जो अंदर शख्सियत थी, उसको बाहर निकलने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। तो मैंने ऐसे ही, अल्लाह ने ख्याल डाला, मैंने कहा मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो मैं अगले दिन गई और बच्चों को इकट्ठा किया। कुछ बच्चे आए, कुछ नहीं आए, और वो जो दरख्त था उसके नीचे हमने पढ़ना शुरू कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि कैसे ये आगे बढ़ेगा, ये कितने दिन चलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरा रिज़ल्ट आ गया ग्रेजुएशन का। मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। सुबह में मैं बच्चों को पढ़ाती थी, आफ्टरनून में यूनिवर्सिटी जाती थी। फिर उसी गली में एक ज़रूरतमंद खातून थी जो अपना घर का नीचे वाला हिस्सा, 3.5 मरले का घर था, किराए पे दे के ऊपर एक कमरे में खुद रहना चाहती थी, क्योंकि उसका शौहर नशा करता था, बेटे नशा करते थे और उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। और मुझे भी अब एक जगह चाहिए थी जहाँ पे बच्चों को बाकायदा बिठा के पढ़ाया जा सके। तो वो उससे किराए पे हमने जगह लेके वहाँ स्कूल शुरू कर दिया। तो शाम के वक्त मैं एक होम ट्यूशन करती थी, और उसका मकसद ये था कि उस जगह का किराया दिया जा सके, क्योंकि अपनी पॉकेट मनी से घर से लेके स्टेशनरी आ जाती थी, एक साथ टीचर फिर रखी, उनकी तनख्वाह हो जाती थी, लेकिन घर का किराया का मसला था। तो उसके लिए मुझे तो कोई काम नहीं आता था, कोई स्किल भी नहीं थी। फिर ये एक दोस्त ने कहा कि तुम होम ट्यूशन कर लो, तो फिर शाम के वक्त मैं उस किराए के लिए होम ट्यूशन करती थी। लेकिन आप यकीन करें कि सुबह से लेके शाम तक काम करने के बाद कोई थकावट नहीं होती थी, एक ताजगी का एहसास होता था। तो फिर ये सिलसिला जब चल पड़ा तो मुश्किलात भी आईं, मायूसियाँ भी हुईं, गुस्सा भी आता था, इंटॉलरेंट भी हो जाते थे। लेकिन मुझे इस बात का ज़रूर एतराफ़ करना है कि इस पूरी जर्नी में मैंने जो भी किया, या मैंने जो भी सीखा, या मुझे जितनी हिम्मत मिली, वो सब अल्लाह ताला ने दी। मैं जब कोई मुश्किल आती थी तो घर आके ऊपर की तरफ देखती थी, और आप यकीन करें कि ज़िंदगी में पहली बार इस काम के वक्त जब मैं घर आके किसी मुश्किल या परेशानी में चुप करके ऊपर देखती थी तो मुझे छत नहीं नज़र आती थी। मुझे लगता था कि वो देख रहा है, वो मुझे देख रहा है, मेरी बात सुन रहा है। और वो सारी मुश्किलात, जिसमें एक ये भी है कि वो बच्चे जिन घरों से थे, वो गलियों में खेलने वाले थे, कम वसाइल वाले थे, किसी का बाप नशा करता था, किसी की माँ किसी के घर काम करती है या डेली वेजेस पे करती है, तो उनके लिए तो बस खुराक से आगे कोई चीज़ नहीं थी। वो तालीम के बारे में इस तरह सोच ही नहीं रहे थे। तो उन बच्चों के लिए जब ये एक स्कूल शुरू हुआ तो उनके घर में जो बाप है या माँ भी, वो कहते थे कि मैं जब बच्चों को लेके आती थी तो फिर ये होता था कि माएँ या बाप कोई घर से आके उस बच्चे को ले जाता था। तो मैं उस वक्त कमज़ोर पड़ जाती थी कि इतनी मेहनत से इनको इकट्ठा करती हूँ और माँ बाप आते हैं और बच्चे ले जाते हैं, तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो वो ये कहते थे, मैं फिर जब दोबारा बच्चों को लेने जाती थी तो वो कहते थे कि देखें स्कूल खुलते हैं, कुछ दिन खुलते हैं, तस्वीरें बनती हैं, फिर बंद हो जाते हैं, और बाजी हमारा बच्चा 8-10 जमातें पढ़ के क्या कर लेगा, करना तो इसने काम ही है। तो मैं फिर आके अल्लाह से पूछती थी कि इन सवालों के क्या जवाब दूँ मैं इनको, और आप यकीन करें कि वो आपको देता है जवाब। तो मैंने ख़ुद से नहीं, अल्लाह की तरफ से हुआ, उनको फिर जाके कहा कि आपके जो बच्चे हम लेंगे आलम बीबी में, हम ये आपको वापस तब देंगे जब ये इस काबिल हो जाएं
कि आपके लिए, अपने लिए खुद इज्जत वाले तरीके से कमा के घर को चला सकें, और इनकी हम तरबियत करेंगे ताकि आप अपने बच्चों पे फ़ख्र कर सकें। और आप यकीन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, शुरू के 3-4 साल मुश्किल थे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते अल्लाह ताला ने उनके दिलों में भी ये बात डाली कि ये काम जो है इसमें आपके बच्चों की बेहतरी है, तो वो फिर कंट्रीब्यूट करना और साथ सपोर्ट करना शुरू हो गए। तो इसके अलावा दूसरा ये था कि वो बिल्कुल एक बैकवर्ड सा इलाका था, और हमारे माशरे की तरह के कई और माशरे भी हैं, तो ज़रा ख़वातीन ऐसे इलाकों में जाएं और कम उम्र हों तो फिर वो भी मसला होता है। फिर वहाँ लोग पुल के नीचे जेल की पटरी पे नशा करके बैठे होते थे, कुछ नौजवान गलियों में होते थे, तो उससे गुज़र के जाना, कोई बात कर रहा है कोई, तो वो शुरू में वो भी मसला होता था। तो फिर अल्लाह ने ऐसा किया कि आप यकीन करें कि कोई आवाज़ कान के अंदर नहीं जाती थी, आपको लगता था कोई भी नहीं है, बस आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही, बस आप जा रहे हैं। तो हर मुश्किल के बाद एक आसानी होती थी और ज़्यादा हिम्मत होती थी, ज़्यादा जज्बा बढ़ जाता था। तो अल्लाह ने जो भी मुश्किलात, जो भी तकलीफ़ें थीं, उनमें आसानी और मजबूती रखी थी। और घर वाले मेरे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हर हवाले से। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपने अगर कोई भी काम करना है उसमें अगर आपके घर वाले, आपके करीबी दोस्त आपके मुआवनीन बन जाएं, आपकी कैफियत को समझें और आप पे एतबार करें, तो फिर आपको बाहर महाज पे लड़ने में बहुत ताकत मिलती है। डेफिनेटली मैम, अगर हम बात करें सोशल वर्क करने वालों की जो ये काम करते हैं, दरवेश सिफ्त के मालिक होते हैं, तो बुनियादी तौर पे आपकी शख्सियत में क्या तब्दीलियाँ आई? सबसे बड़ी तब्दीली आई कि मैं बहुत टॉलरेंट हो गई। मैं समझती हूँ मैं टॉलरेंट हो गई, लेकिन यकीनी बात है कि इंसान मरते दम तक सीखता है और मरते दम तक अपनी इस्लाह करता रहता है। तो मैं इस सफ़र में हूँ कि मैं मज़ीद बर्दाश्त कर सकूँ, लेकिन जो बर्दाश्त मुझे इस काम की वजह से मिली वो शायद मुझे कभी भी ना मिलती। मसलन आप देखें कि बच्चे की माँ आती है, वो आपके साथ लड़ाई करती है और आपको ये एहसास दिलवाती है कि वो आप पे एहसान कर रही है, आपका बच्चा भेज के, अपना बच्चा भेज के। वो टाइम फिर आप स्पेशली जब फ़ंड रेजिंग के लिए जाते हैं, आप डोनेशंस इकट्ठी करते हैं, क्योंकि आलम बीबी स्कूल में जितने भी हमारे 600 बच्चे स्कूल में हैं और 150 बच्चे डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए कॉपी, पेंसिल, किताब, यूनिफॉर्म, सब कुछ मुफ्त, सब कुछ अल्लाह ताला के जो कुछ नेक लोग हैं जो चाहते हैं और समझते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो दूसरों का ख्याल रखें, उनके ताउन से ये हो रहा है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। अजीब से सवाल भी आ जाते हैं, कोई ये भी कह देता है कि पैसे जो हैं ये आपने यहाँ खर्च कर दिए, ये पैसे तो यहाँ खर्च करने चाहिए थे। तो ये है। फिर इसके साथ ये है कि आप जब एक सेटअप बनाते हैं तो आपको भी पता है कि उसमें जो टीम होती है, जो स्टाफ होता है, उसको थोड़ा वक्त लगता है आपका कॉज, आपका विजन समझने में। आप उनको ट्रेन करते हैं, फिर उसमें कुछ मौक़ों पे जब आपको लगता है कि नहीं उस तरह रिस्पॉन्स आ रहा, तो फिर आप इंटॉलरेंट होने लगते हैं। लेकिन फिर अल्लाह ताला आपके ज़हन में ये बात डालता है कि आप जो काम करें इसमें आपने इंटॉलरेंट नहीं होना, आपने बर्दाश्त करना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इससे एक तो टॉलरेंस बहुत आई, दूसरा मुझे लगता है कि इसराफ जो है वो मैनेज हुआ। यानी कि आपको जब आप एक अच्छा खाना खा रहे होते हैं तो आपके जहन में फ़ौरन आता है, या सोच रहे होते हैं कि आपने ये चीज़ ख़रीदनी है, आपने ये काम करना है, तो फ़ौरन जहन में एक वो सायरन बजता है कि देखो इस पैसे से तो वो काम हो सकता है, इस पैसे से उस बच्चे की ये चीज़ हो सकती है, इस पैसे से इतने बच्चे पढ़ सकते हैं, और इसके ना करने से तुम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जैसे कि आप ये देखें, जो कच्चा जेल रोड है, मैं जब चुंगी अमर सद्दू पे उतरती थी तो वहाँ से चिंची में बैठ के हम कच्चे जेल रोड पे जाते थे, कायदे मिल्लत कॉलोनी। तो एक दिन मैंने सोचा कि इस चिंची पे जो मैं बैठ के, ये 2005 की बात है, जो मैं 15 रुपये खर्च करती हूँ, अगर मैं पैदल जाऊँ और उन 15 रुपये की कैंडीज़ ले ली जाएँ और बच्चे ब्रेक में हर एक कैंडी मिले तो कितना अच्छा हो जाए। तो मैंने ऐसा सोचा और ये ख्याल भी अल्लाह ने डाला और ऐसा किया, बच्चे बड़े खुश हुए। और आप यकीन करें कि वो जो वहाँ से वहाँ तक चलने का सफ़र होता था वो इतना शानदार होता था
कि आप सोच नहीं सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो हम बता नहीं किसी को सकते, और अगर बता भी दें तो उसको वो एहसास नहीं हो सकता क्योंकि वो उससे गुजरा नहीं होता। तो आप यकीन करें कि मुझे धूप जो है वो पहली बार तब अच्छी लगना शुरू हुई। उस कच्चे जेल रोड से जाते हुए जो ट्रॉलियाँ गुजरती थीं मिट्टी की, रेत की, तो वो आपको पता थोड़ी सी उड़ती है ऊपर से, जब गर्द उठती है, वो जब गर्द पड़ती थी तो इतना अच्छा लगता था, धूप पड़ती थी अच्छा लगता था, पसीना आता था अच्छा लगता था। तो ज़िंदगी में जिन चीज़ों पे हम शिकवा करते हैं या जिन चीज़ों से हमें मसले होते हैं, ऐसे खैर के काम में आने से आपसे वो नाशुक्रापन निकल जाता है। आपको उन चीज़ों से मसले नहीं रहते। मतलब आपको ये है ना कि जी मैं छाँव में रहूँ, धूप में नहीं, गर्मी में रह सकते, लेकिन वो मसला ख़त्म हो जाता है। ये मिट्टी मेरे ऊपर क्यों पड़ गई, हम तो ऐसे कपड़े झाड़ने लग जाते हैं, पाँव धो लें, हाथ धो लें, वो अच्छा लगता है। तो ये जो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत वाला काम है ना, इसके अंदर शुक्र आता है आपके अंदर। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हम रूटीन में उनको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, वो महसूस होने लगती हैं, आपकी हिस्से बहुत तेज़ हो जाती हैं। तो आपको जब वो चीज़ें महसूस होती हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। हम आपके ख्याल में हमारा तालीमी निज़ाम किसी बच्चे को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बनाता? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि हमारे मुल्क में जो निज़ाम तालीम है उसकी विज़न क्या है। देखें, आप यहाँ बैठे हैं इस फाउंडेशन में, आपके बाहर आपने अपना एक विज़न की लाइन लिख के लगाई हुई है कि आप लोगों को मोर इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, उनको ग्रूम करना चाहते हैं। इसका ये मतलब है कि आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो इसके इर्द गिर्द घूमेंगी। हमारे निज़ाम तालीम का क्या ये मकसद है कि उसने लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, और जब वो उस जगह से फारिगुल तहसील होके प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो वो अच्छी तरह से एक्सेल कर सकें। अगर तो ये विज़न है तो ऐसा होता है, लेकिन अगर ये विज़न नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका निज़ाम तालीम किस असूल पे खड़ा है, उसकी बुनियाद क्या है, उसकी विज़न क्या है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ आहिस्ते आहिस्ते एक तब्दीली आई। वो क्या आई कि स्कूल एक जगह थी, दरसगाह एक जगह थी तालीम व तरबियत की, वो तरबियत निकल गई उसमें से और उसमें बाकी रह गई तालीम। अगले कदम पे हमने ये किया कि तालीम को भी महज अच्छी जॉब लेने के लिए, मुआशरे में अपना कद ऊंचा करने के लिए और अपने आप को ज़्यादा इल्म वाला बनाने वाला मकसद बन गया। आपकी जो तालीम है उसका ये सारे मकासद हों, कोई मसला नहीं, लेकिन उसका एक फंडामेंटल मकसद होना चाहिए। वो ये कि इस तालीम से मैं अपने जहन को इंक्लूसिव बनाऊंगा, मैं इसको खोलूंगा और अपने शऊर को मज़ीद ग्रो करूंगा। जब आप ये करेंगे तो जो बाकी चीज़ें हैं वो मारूजी हैं, वो मिल जाती हैं। मसलन कि आप देखें कि आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है जी अगर आप ये वाली चाय की डब्बी खरीदेंगे ना तो 7 कप फ्री में मिलेगा, तो वो ख़रीदी तो वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया। जब आप तालीम को अपने आप को एक अच्छा मुहज़्ज़ब और ज़िम्मेदार इंसान बनाने के लिए अडॉप्ट करते हैं तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मारूजी हैं। आप देखें, जिसने अच्छी तरह से अपने आप को तालीम से मुस्तफ़ीद किया हो वो कहीं जॉब के लिए जाएगा, वो अच्छी बात करेगा, वो कॉन्फिडेंट होगा, उसको अपने सब्जेक्ट की गहराई मालूम होगी। उसको कौन ही जॉब पे रखेगा? हर कोई रखेगा। वो जहाँ बैठेगा वो अच्छी बात करेगा, वो जो उसने अच्छी चीज़ें सीखी वो फैलाएगा, उसको लोग भी सोशलाइज करने में पसंद करेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि हमने जो इतने सारे डिविजन्स बना लिए हैं, ये ए क्लास है, ये बी क्लास है, ये सी क्लास है, ये पता नहीं कितनी क्यों क्लासेस हैं, तो हमने तालीम को कमर्शियल कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। और ये करना शायद इतना बुरा नहीं है शायद, लेकिन ये बुरा है कि फिर उन जगहों पे तालिब इल्म जो आते हैं उनसे सिर्फ पैसे कमाना इदारों का मकसद। बहुत कम इदारे हैं, सबकी बात नहीं करी, लेकिन बहुत कम इदारे हैं जो वाकई इल्म इम्पार्ट करना चाहते हैं। ज़्यादातर जो है उनके लिए बिजनेस है। आप देखेंगे कोई बिजनेसमैन है तो उसने अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो वो कोई फ्रेंचाइज खरीद लेता है, वो कोई स्कूल शुरू कर देगा, कॉलेज बना लेगा, यूनिवर्सिटी बना लेगा। कितने इदारे ऐसे हैं जिनके बॉस या हेड तालीम याफ्ता मुहज़्ज़ब लोग हैं, ज़्यादातर के सेठ हैं, कोई बिजनेसमैन है।
तो ये तकसीम भी। फिर ये कि उस्ताद जो है उसको हमने ज़्यादा अहमियत नहीं दी, हमने उसकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा, हमने उसकी तनख्वाह जो है इतनी रखी है कि उस बेचारे को एक और काम करना पड़ता है, और वो है शाम की एकेडमी। अगर आप, ये मैं बात बार बार कर रही हूँ लोगों से, कि आप उस्ताद को अच्छा पे करें जिससे वो अपना घर चला सके। उस्ताद के एंड पे भी कुछ खामियां हैं, फिर उसे कहें कि वो भी उनको दुरुस्त करे, और क्लासरूम में बच्चे को ऐसे पढ़ाए कि उसको दोबारा किसी और जगह जाके पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप अपने अगर रवायती निज़ाम में जाएं तो वहाँ क्या ये आपको पूरा स्ट्रक्चर मिलता है? बिल्कुल भी नहीं है। उसमें यह है कि उस्ताद जो है वो बच्चे से अपने घर के काम भी करवाते थे, बच्चे से अपनी खिदमत भी करवाते थे, लेकिन साथ उनको इल्म भी, उन तमाम एक्टिविटीज़ का मकसद उनको इल्म, अदब और तहजीब देना था। तो यहाँ पे उस्ताद को भी अपने आप को रिविजिट करने की ज़रूरत है, और जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के मालकान हैं उनको भी उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखने की कोशिश करनी चाहिए। और ये विजन होना चाहिए कि जो तालीमी इदारे हैं उनको इल्म वाले लोग ही चलाएं, वही उसकी पॉलिसीज़ बनाएं, और सब के लिए एक ही स्कूल हो, जैसे कि बहुत सारी जगहों पे होता है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये कोई नामुमकिन बात नहीं, ना मैं कोई नई बात कर रही हूँ। हमारे माशरे के अंदर तमाम बच्चों के लिए एक स्कूल होना चाहिए। आप तो जुल्म की इंतहा करते हैं, जब बच्चा अपनी फॉर्मेटिंग फेज शुरू करता है तो आप उसे बताते हैं कि तुम ए ग्रेड स्कूल में पढ़ते हो और वो जो है वो इस स्कूल में पढ़ता है। तो आप कैसे फिर ये तवक्को रखते हैं कि जब वो बच्चे बड़े होंगे तो वो मिल के साथ रहेंगे, उनके अंदर कॉपरेशन होगी? आपकी तालीम का मकसद कॉम्पिटिशन है, कॉपरेशन नहीं है। तो जहाँ तालीम में कॉपरेशन नहीं होगी, जहाँ सबका स्कूल एक नहीं होगा, जहाँ उस्ताद उसको इबादत और पैगंबरी पेशे के तौर पे नहीं करेगा, जहाँ ये इदारे उन हाथों में नहीं आएंगे जो वाकई तालीम के ज़रिए मुल्क की, मुआशरे की खिदमत करना चाहते हैं, तो ये मसाइल रहेंगे। और एक आखिरी चीज़ इसमें कि हमारे जो तालिब इल्म हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो अगर किसी दरसगाह में हैं तो वहाँ उन्होंने सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं लेने, GPA नहीं करना इतना मेरा हो जाए, या मैं वो सब्जेक्ट ना पढ़ूं जिसमें आजकल बहुत नौकरियां। आप वो पढ़ें जिसका आपके अंदर ट्रेंड है, जिसके आपके अंदर पोटेंशियल है, और उसको फिर पूरी ईमानदारी से पढ़ें। फिर ये ना सोचें कि मैंने इसके पढ़ने से सोसाइटी में जल्दी से मैंने अमीर हो जाना है, मैंने अपना स्टेटस बेहतर कर लेना है। मतलब तालीम जो है उसका प्राइमरीली मकसद यही रखें कि ये हमें एक ऐसा बाशऊर इंसान बनाएगी जो मुआशरे के अंदर बर्दाश्त का मुजाहरा करेगा सबके लिए, उन सब के लिए जो आप जैसे नहीं हैं, फिक्री तौर पर, मुआशी तौर पर और समाजी तौर पर। डेफिनेटली मैम, एक बात आपने कही इंटरव्यू से पहले इंग्लिश के बारे में। एक अरसा हो चुके हैं हमारे मुल्क को बने, लेकिन फिर भी हम इसी बहस में हैं, क्या हमारे निसाब में जो है वो इंग्लिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या इंग्लिश हमारे निसाब में होने से तालीमी निज़ाम को संवार रही है या बिगाड़ रही है? हम अभी तक इस बहस का शिकार क्यों है, नतीजा क्यों नहीं है कोई? देखें, इसमें फिर एक अहम बात यह है कि आपकी नीयत क्या है। ज़ुबान में सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं करती, जितनी भी दुनिया में हैं, फ्रेंच है, फ़ारसी है, अरबी है, यूनानी है, जितनी भी ज़ुबानें हैं उनको सीखना अच्छी बात है। जैसे बच्चा जो है एट ए टाइम 4-5 ज़ुबानें सीख सकता है, तो ज़ुबानें सीखना एक खुशाइन बात है, ताकि उन ज़ुबानों में लिखा हुआ जो लिटरेचर है, जो किताबें हैं, जो इल्म है, आप उनसे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। और जो लोग वो ज़ुबानें नहीं सीख सके, आप उनके लिए वो तर्जमे करके उनको फ़राहम कर सके, ताकि वो एक ताल्लुक़, एक कनेक्शन बने आपका बाकी दुनिया के अलूम के साथ भी। लेकिन मसला ये है कि हम ज़ुबान के तौर पे इंग्लिश को नहीं लेते, हम इसको स्टेटस के तौर पे लेते हैं, हम इसको जहानत के म्यार के तौर पे लेते हैं, हम इसे कामयाबी के म्यार के तौर पे लेते हैं। अगर आप अपने स्कूल्स के अंदर एज अ लैंग्वेज पढ़ाएं इंग्लिश, तो ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि बाकी ज़ुबानें भी पढ़ाएं। फ़ारसी कितनी अच्छी है, अरबी देखें, और फ्रेंच, जर्मन, आप ये सब ज़ुबानें पढ़ाएं। जिसका जो शौक़ है वो ज़ुबान पढ़े, तो ज़ुबान के तौर पे इनको पढ़ाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम, और जो बाकी मज़ामीन है वो अपनी लोकल ज़ुबान में पढ़ें। जब आप अपनी जो आपकी मादरी ज़ुबान है, आपकी कौमी ज़ुबान है, उसमें जब पढ़ते हैं ना, तो आप अपने आप को उन कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ता, वो आपके ज़हन में समझ आती है उनकी। और साथ आपको इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आती हो तो आप उसको कहीं भी बात कर सकते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि हम सारे चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम हो,
उसमें बच्चे रट्टे लगाएं, भले उनके कॉन्सेप्ट की समझ ना आए, और वो अगर कहीं मार्केट में जा रहे हैं, कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, कहीं कुछ गैदरिंग में बैठे हैं, तो वो फर इंग्लिश बोलें। हमारे अक्सर वालिदैन ये फ़ख्र करते हैं कि ओहो हमारे बच्चे को तो उर्दू नहीं आती, उसको तो बोलनी नहीं आती, वो टूटी फूटी बोलता है, और पंजाबी को तो खैर वो वैसे ही दफना चुके हुए हैं। और इंग्लिश का जब वो बच्चा बोलता है तो कहते हैं देखिए मेरा बच्चा कितनी अच्छी फर इंग्लिश बोल रहा है। और फिर आप क्या करते हैं कि इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं, वो जो दूसरे हमारे अपनी मादरी ज़ुबान में पढ़ के आए होते हैं, जो बहुत ज़हीन होते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को भी शटर करते हैं कि भाई हमें तो देखो वो ज़ुबान आती है जो कामयाबी की दलील है, हम तुमसे ज़्यादा ज़हीन हैं, हम तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम तुमसे ज़्यादा सीटें ले जाएंगे। अब आप देखेंगे मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं जो हमारे मुल्क में काम करती हैं, उनकी क्या होता है कि वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि अच्छा ये कैसे इंग्लिश बोल रहा है, ये किस स्कूल से पढ़ा है, ऐसा कॉन्फिडेंस कैसा है। भले जो हमारे दूसरे स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा उससे ज़्यादा अच्छा काम कर सके, ज़्यादा ज़हीन हो सके। तो अगर आप एक पहला कतरा बन जाएं तो यकीन करें वो सफ़र चल पड़ता है। हमने आलम बीबी में ये किया है कि हम उनको इंग्लिश एज ए लैंग्वेज पढ़ाएंगे, बाकी मज़ामीन वो उर्दू में पढ़ेंगे ताकि पढ़ाने वाले को आसानी हो, पढ़ने वाले को आसानी हो, वो अपनी चीज़ों को अच्छी तरह समझें। जब एक आपको कॉन्सेप्ट पता है और आपको ज़ुबान आती है तो आप उस ज़ुबान में उस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से बता देंगे। लेकिन आप ये देखेंगे ये जो कॉलोनियल पीरियड की ये जो कॉलोनियल लैंग्वेज है, इसने इतनी तबाही मचाई है कि जिस इंसान की एक नॉर्मल सी तनख्वाह भी है, उसका जब बच्चा स्कूल जाने के काबिल होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि ये इंग्लिश मीडियम में जाए। तो वो 3-4 हज़ार अफोर्ड कर सकता है, तो वो देखता है कि उसकी गली मोहल्ले में या थोड़े फासले पे जो भी इंग्लिश मीडियम है वहाँ वो बच्चे को भेजे, और वो इस बात पे खुश होता है कि चलें जी मैं अगर अर्न कर रहा हूँ तो मैं तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम भेज रहा हूँ। उनको इससे नहीं है कि उस इंग्लिश मीडियम में उसकी तरबियत कैसी हो रही है, उसको कौन सी इक़दार सिखाई जा रही है, वहाँ कोई तरबियत का इंतज़ाम है भी कि नहीं, और वहाँ पर इंग्लिश जिसके लिए हम भेज रहे हैं वो प्रोनाउंसिएशन और उसका वो पूरी जो तहजीब है ज़ुबान की वो कैसे सीख रहा है। तो गली मोहल्लों में आप देखें जो स्कूल भी खुले हुए हैं, उन्होंने भी क्या नाम रखना है, फलाना ग्रामर स्कूल, उनके अक्सर के नाम भी इंग्लिश में होंगे। मतलब इतनी जहनियत हमारी ऐसी हो चुकी है कि स्कूल का नाम भी इंग्लिश में रखेंगे, और जब हम मार्केटिंग करेंगे तो हम यही कहेंगे जी कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हमारे टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो हमें 70 साल हो गए जैसे आपने कहा, अब ये कदम उठाना चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान जो है उसके ऊपर फ़ख्र करें, उसको तरवीज दें, उसको स्कूलों में लगाएं, और बाकी जो ज़ुबानें उनको एज ए लैंग्वेज पढ़ाएं, और सब बच्चों का एक स्कूल हो, और सब बच्चे एक जैसी जगह पर एक जैसी तालीम हासिल कर रहे हों, और सब बच्चे जो हैं वो इसलिए पढ़ रहे हों कि हमने अपने मुल्क के अंदर ऐसे काम करना है कि बैनुल-अक़वामी तौर पे ये अच्छी नुमाइंदगी हो सके। डेफिनेटली मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरह शाह साहब हैं, कासिम अली शाह साहब, वो अपने लेक्चर्स के ज़रिए, किताबों के ज़रिए इन्हीं फ़लसफ़े को जो है फ़रोग़ दे रहे हैं, अगर आप उनसे मुतासिर हैं तो उनके बारे में कोई राय देना चाहेंगी? कासिम अली शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका मकसद यही है कि जहनों को ग्रूम किया जाए और लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जाए ताकि हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा खुशहाली आ सके। तो मैं समझती हूँ कि उनकी तरह के इनिशिएटिव्स लोगों को लेने चाहिए, क्योंकि एक आदमी की कोशिश जो है वो कुछ चीज़ें बदलती है, वो सब कुछ बदलने के लिए और लोगों की कोशिशें जो हैं वो उसके साथ मिलनी चाहिए, तो उससे फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो मेरी जो ज़ाती ख्याल है वो ये है कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अपनी अपनी इस्तात में जो अच्छा कर सकते हैं वो करें, इसलिए कि हमसे जवाब सिर्फ हमारा लिया जाएगा कि आप जो कर सकते थे वो आपने किया नहीं किया या किया। तो अल्लाह ताला की ज़ात जब आप करने लगते हैं ना, तो आप अगर एक नेकी करने के काबिल होते हैं तो वो आपकी एक नेकी की नीयत और उसकी कोशिश देके आपको 10 नेकियां करने की तौफीक दे देता है। मतलब ये जो तौफीक और इस्तात है ये कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है। आपके अंदर जितना शौक़ उसकी खिदमत का, मखलूकी का बढ़ता है, जितनी नीयत अच्छी होती है, जितना इखलास आता है, तो वो ज़ात आपको उतना ज़्यादा असबाब और वसाइल देना शुरू कर देती है ताकि आप और अच्छा करें। तो हम सब लोग जैसे शाह साहब हैं और जो लोग पाकिस्तान में अच्छा काम करें, उन सब को मिल के एक बेहतर फोर्स बना के
तब्दीली के लिए, जो अच्छी तब्दीली हो, जो हमारे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए हो, उसके लिए कोशिशें करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आपने टाइम निकाला। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन इस गुफ्तगू से ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।